आपने बीजेपी कब और क्यों ज्वाइन करने का सोचा? जब से मोदी जी आए हैं तब से संघ एक पॉपुलर चीज बन गया है। और ऐसा है क्या, कैसे काम करते हैं, जिला अध्यक्ष के क्या क्या काम होते हैं? अब बहुत बार मोदी जी से मिले भी, जी बातचीत भी हुई होगी। जी मैं जानना चाहूंगी कैसा लगता है, आपका क्या अनुभव रहता है उस टाइम? मुस्लिम औरतों के वोट बहुत पड़ती है बीजेपी को, जी वो कैसे सर? जब अमित शाह जी की बात आती है, कहीं ना कहीं ये मानना जाता है, जितने मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं, जो देखे हैं, जो उनके ऑरा के बारे में, कि वो बहुत सख्त इंसान हाँ है। क्या ये सच है? बहुत सारे नेताओं को मिलते हो, आपका फेवरेट नेता कौन है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट पे शालू का एक नया एपिसोड, जहां पे हम आपको मिलाते हैं आपके जीवन के मास्टर्स को, डॉक्टर्स को, मेंटोर्स को, गुरुओं को, एस्ट्रोलॉजर्स को, पॉलिटिशियंस को। और आज मैं जिनको मिलाने जा रही हूँ वो आपको बहुत अच्छे से जानकारी देंगे। एक आपका जो नज़रिया है जीवन के प्रति, या एक पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेताओं के प्रति, या फिर आपको किसी भी राजनीति के प्रति पूरा नज़रिया चेंज होने वाला है। वो एक फादर हैं, एक इमोशनल पिता हैं, एक पावरफुल पॉलिटिशियन हैं, और एक हस्बैंड हैं जो अपनी वाइफ का भी बहुत केयर करते हैं, और एक अच्छे इंसान हैं। और सबसे बड़ी बात, अपने बच्चों के ड्रीम्स को वो कभी भी मरने नहीं देते। वो हम फिल्मों में देख देख के ये सीख चुके हैं कि पॉलिटिशियन सिर्फ सख्त होते हैं, पर आज जो मैं एक इमोशनल और परफेक्ट पॉलिटिशियन को मिलाने जा रही हूँ, मैं आज मिलाने जा रही हूँ जिलाध्यक्ष, पंचकुला जिलाध्यक्ष दीपक शर्मा जी को। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार शालू जी, कैसे हैं आप? सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, कि मुझे पता है कि आपके पास बहुत काम होता है, जी तो आपने अपने कीमती समय में से हमें समय दिया अपना। नहीं, अच्छा है कि हमें भी अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके, तो आपके लिए भी अच्छा है, हमारे लिए भी अच्छा है। सिर्फ बहुत मज़ा आएगा आज, मुझे लगता है जी बातचीत जी करके। जी कल जैसे हमारी बात हो रही थी, मैंने आपको बताया कि मैंने आपका इंस्टाग्राम खोला तो वहाँ पे स्टोरीज थी। जी तो मैं कहीं ना कहीं पहले आपको सोच रही थी कि आप एक पॉलिटिक्स पार्टी के साथ जुड़े हुए हो, जिला अध्यक्ष हो, बस जी एक सख्त से इंसान हो गए। पर जब वो वीडियो देखी तो मेरा नज़रिया पूरा चेंज हो गया। जी तो आप एक फादर हो और एक रिस्पॉन्सिबल चाचू भी हो। जी पहले तो मैंने जो उसके बारे में जानना है आपसे। ये जो आप बात कर रहे हैं अभी हम्म। लेटेस्ट मेरी भतीजी की हम्म। शादी हुई है। वैसे तो वो, क्योंकि उसके फादर मदर नहीं है, तो हम्म। मेरी बेटी के तरह ही मैंने उसको पाला पोसा बड़ा किया है। तो उसकी शादी थी, तो उसके विषय में एक स्पीच मैंने उसको हाँ जी। डेडिकेट की थी, जिसको सुन के आप ये कह रहे हैं। तो इमोशनली तो होता ही है, बच्चों के साथ बहुत अटैच हूँ मैं, अपनी फैमिली के साथ अटैच हूँ मैं, और हमारे फैमिली के सारे मेंबर एक दूसरे के साथ बहुत सिर अटैच पर हैं। जब कोई आप राजनीति की बात करते हो, जी पॉलिटिकली जी बात जी करते हो, जिला अध्यक्ष, वो भी पंचकुला जैसे जी पूरे हरियाणा का जो सेंटर माना जाता है कहीं ना कहीं, है ना? वैसे तो क्या है कि प्रोफेशनली और मान लो जब हम अपने काम पे हम्म। जाते हैं कोई भी, तो फिर हम वहाँ पे जाके डिफरेंट होते हैं, और अपनी फैमिली में हम डिफरेंट पर होते कहीं हैं। ना कहीं सर सख्त होते हैं, ये माना जाता है। हार्ड होते हैं, मान लो कई बार आपको हार्ड होना पड़ता है, क्योंकि हम्म। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो इतनी बड़ी आपकी टीम है, इतने लोगों को आपने हैंडल करना हम्म। है, और सम डिसिप्लिन भी आपको उस ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करना है। लेकिन उसमें सिर्फ इतना ही मैं समझता हूँ, जितना मैंने अपने एक्सपीरियंस से देखा है, जब मैं वो चेयर शेयर करता हूँ या हम्म। प्रेसिडेंट की चेयर शेयर करता हूँ, तो मैं उस तरह से ही फिर बिहेवियर करता हूँ, उस तरह से देखता हूँ। लेकिन जब मैं वो चेयर पे नहीं होता, तो मैं सब कार्यकर्ताओं के साथ सब हम्म। नॉर्मल एक इंसान की तरह, क्योंकि
कोई भी पॉलिटिशियन है या कोई बड़ा आदमी है, वो एक इंसान तो है ही है, नहीं, उसमें बहुत अच्छा। वो चीज़ें हैं सब। आपने अपनी भतीजी की जो स्पीच थी बहुत इमोशनल थी। उस स्पीच को सच पूछो तो मैं 2 बार, मैंने 3 बार सुना और मैं सच्ची में बहुत रोई। मतलब मुझे लगा कि मैं एक पॉलिटिकल बंदे का नहीं, एक इमोशनल फादर का भी इंटरव्यू करने जा रही हूँ। साथ में जब मैंने फिर पता चला कि आपकी एक डॉटर है जो मिस इंडिया टीनेजर बनी जी। है ना? बीइंग अ पॉलिटिशियन कहीं न कहीं हमारे जो इंडियन सोसाइटी है वहाँ मॉडलिंग को नहीं एक्सेप्ट किया जाता। पर आपने अपने बच्चों के ड्रीम्स को भी पूरा करने के लिए पूरे एफर्ट्स लगाए, उसके बारे में ही मुझे बात करनी है आपसे। ऐसा है कि लड़की को विदा करना एक हुँ, फादर के लिए बहुत बड़ा मान लो एक सिस्टम है सोसाइटी का। हुँ, लेकिन जिस बच्चे को आप इतना ग्रो करते हो, और लड़कियां बहुत प्यार लेती हैं हाँ, ये क्योंकि बात। वो केयरिंग होती हैं, वो अपने आप प्यार ले लेती हुँ, हैं। आपका फादर आया है, उसने मेडिसिन ली हुँ, नहीं ली, उसने खाना खाया नहीं खाया, ये लड़कियां चिंता करती हैं। तो आप इतना अटैच हो जाते हो उससे, और एक दिन आता है जब आपको पता लगता है कि वो अब दूसरे परिवार में हो जाएंगी, हुँ, आपके साथ रहेंगी ही नहीं, तो बड़ा वो खालीपन जो आपको होता है कितने दिन छोड़ता है हुँ, आपको, वो सोच सोच कर ही ऐसा इमोशंस आते हैं। ये तो मैं कुछ समझ सकती। मेरी छोटी बिटिया की बात हुँ, थी कि जो हम परफॉर्मेंसेस करेंगे उसमें आप स्पीच कीजिए, तो हुँ, मैंने कहा भी मैं तो एक पॉलिटिक्स में स्पीच तो रोज का काम है, हाँ जी। तो मैंने कहा भी मैं नहीं करूँगा, लेकिन और करूँगा भी तो क्या करूँगा, हुँ, वहाँ इतने बड़े मैरिज के फंक्शन पे आप हुँ, क्या कह सकते हो। लेकिन जब मैंने फंक्शन की तरफ जाना था तो 10-15 मिनट पहले मैंने सोचा चलो पेन डाउन करता हूँ कि हुँ, कुछ अगर मैंने अपनी बिटिया को कन्वे करना हो तो मैं क्या कन्वे कर सकता हुँ, हूँ। लेकिन जब फिर मैं लिखता गया तो बहुत मेरे थॉट्स इमोशनल। उसमें आते रहे, पर इतना वो हो जाएगा, और वहाँ बैठे भी सब लोग रो रहे थे, और हाँ, मुझे कुछ मेरे मुझे दोस्त अभी मिले, भी वो बातें याद आ उन्होंने रही हैं। कहा कि तुमने आधा शहर रुला रखा है। तो खैर चलो, अच्छा तो नहीं कि रुलाना सबको, हुँ, लेकिन ये इसमें तब लोग रो रहे हैं क्योंकि सब लोग जिनकी बेटियां इमोशनली हैं, हाँ, इमोशन है, उनको हुँ, भी ये फील होता है कि उनकी भी बेटी एक दिन जाएगी। जाएगी और मेरे को बिल कई लोग मिले कि यार हमारी तो अभी छोटी सी है, लेकिन हाँ, देख के अगर लगा कि एक दिन वो भी जाएगी, तो ऐसी फीलिंग्स से फिर सब लोग उसमें इन्वॉल्व हुए इन्वॉल्व। उसमें। सर उसमें ना एक स्पीच में एक लाइन बोली आपने अपनी वाइफ और आपका नाम लेके कि अगर परवरिश में कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ़ कर देना। शायद अभी भी मेरा रोना आ रहा है उस चीज़ को लेके। पर वो लाइन मुझे अंदर से मतलब बहुत वो लगी कि एक फादर के रूप में आपने उस बच्चे को, उस टाइम तो मेरे ख्याल में आप शादीशुदा भी नहीं थे जब वो बच्चा आपके पास आ गया था। हाँ नहीं, पर बच्चा तो हम जॉइंट फैमिली में रहते थे, हुँ, वो मेरे बुआ जी के जो बेटे हैं उन्होंने ही मेरी परवरिश हुँ, उन्होंने मेरी की है। लेकिन जब ये बच्चा आया था, पैदा हुआ, तो उसके बाद से तब तो मेरी शादी अभी नहीं हुई थी, हुँ, लेकिन बाद में उनका एक्सपायर होने के बाद मेरी वाइफ ने बहुत उसकी टेक केयर की, एज ए फ्रेंड उसके साथ रही। तो काफ़ी पूरी फैमिली ही हमारी बड़ी अच्छी जॉइंट नाते से रही। सर वो काफ़ी तो इमोशनल। परवरिश की ये बात है कि देखो, मान लो बच्चा भी और फादर मदर भी, एक जो मदर और फादर होते हैं, वो बच्चा 100 गलती भी कर दे, 100 उसके साथ बदतमीजी भी कर दे, हुँ, तो कभी भी आप माँ का देखेंगे, माँ से महान आज तक कोई हुआ नहीं है कि वो उसको कुछ भी कहता रहे उसका बच्चा, हुँ, लेकिन वो कभी भी बुरी नहीं होती। नहीं होती। तो जब आप दूसरे एंगल पे जाते हो तो हुँ, दूसरा वैसा नहीं बन पाता, माँ बाप की जगह कोई ले ही नहीं सकता, वैसा बन ही नहीं सकता। पर सर कोशिश तो आपने की है हाँ, ना। मैंने ट्राई किया, मेरी वाइफ ने बहुत ट्राई किया, तो हमने कोशिश की, लेकिन फिर भी पर मैंने मुझे उससे लगता है कि सॉरी अटैच्ड है इसलिए वो। कहा हुँ, कि वो नहीं, कई बार हो जाता है घर में, अब इतनी लंबी लॉन्ग लाइफ ल स्पैन है कि आदमी कई बार कोई गलती कर जाता है जो बच्चे को चुभती है। तो ये एक राइट टाइम था उससे सॉरी कहने का, क्योंकि आज के बाद वो अपनी नई फैमिली बनाने जा रही थी, हुँ, तो बहुत इसलिए अच्छा लगा मैंने सर। कहा।
अब हम बात करते हैं सर, पॉलिटिकली बात करते हैं, ये तो एक फादर की बात जी होगी। जी पर पॉलिटिकल बात करने से पहले मैं एज अ हस्बैंड बात करना चाहूँगी। जी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे अच्छा लगा कि एक पॉलिटिकल लीडर, एक जिला अध्यक्ष इतना कुछ करते हुए भी आप अपनी फैमिली से बहुत अटैच्ड हो। जी जैसे कि आपकी वाइफ को काफ़ी बीमार रहे वो, तब भी उन्होंने, जी आपने उनका बहुत साथ दिया। जी। वो क्या था सर, थोड़ा सा वो उस दौर के बारे में मैं बात करना देखिए मेरी लव मैरिज है चाहूँ। और ओके, वाह। उसके बाद दोनों तरफ से होता है। वो भी हम्म मुझे बहुत प्यार करती है, मैं भी उसको बहुत प्यार करता हूँ। अचानक चलते चलते ज़िंदगी में कई बार मोड़ आ जाता है। हम्म कभी मैं भी एक बार सर्वाइकल से पीड़ित हो गया था, तो हम्म उसने बहुत मेरी सेवा की। और अभी कुछ समय पहले वो कुछ ज़्यादा बीमार हो गई थी, हम्म लेकिन बहुत ज़बरदस्त उसने डेडिकेटेडली उस बीमारी से लड़ाई लड़ी है। लेकिन एक हस्बैंड के नाते और एक पूरी फैमिली के नाते हम उसको सपोर्ट दे पाएँ, तो ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो हमने कोशिश भी की उसमें कि वो खड़ी हो जाए, क्योंकि कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो मेडिसिन से कम, दुआओं से ज़्यादा, और सबसे बड़ी बात कि जो पेशेंट है अगर खुद कॉन्फिडेंस हम्म लेता है तो ही वो ठीक हो पाता ये है। बात बिल्कुल तो सही है वो सर। बहुत अच्छे कॉन्फिडेंस से उसने पर सर उस वो बीमारी को कॉन्फिडेंस ना हराया। तभी आता है जब आपका परिवार आपको इमोशनली बैलेंस कर पाता है ना। जी अगर आपको इमोशनली, आपको लोग नहीं समझते, परिवार नहीं समझता, आपका जीने का मन ही नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि परिवार बहुत जरूरी है। हाँ, नेचुरली उसको कोई फीलिंग ना आए तो हम्म पूरी फैमिली ने उसको सपोर्ट करने की कोशिश की। बल्कि है तो छोटी सी बात, हम्म लेकिन जैसे हम बॉम्बे जा रहे थे, उसके एग्ज़ाम्स थे, और इतनी उसमें भी मैंने उसको कहा कि एग्ज़ाम्स, वो कह रही मैंने देने हैं। मैंने कहा चलो ठीक है, अच्छा। हम मैं साथ चलूँगा हम्म आपके। तो इसमें क्या रहता है कि सारे आपके बाल झड़ जाते हैं, तो हम्म उसके पूरे बाल ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी क्लीन अप करता हूँ, तो ओह। दोनों एक जैसे हो के चलेंगे। तो मैंने भी अपने सारे हेयर रिमूव किए, हम ओह। दोनों वहाँ बॉम्बे गए, उसके स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स ये घूमे फिरे। मान लो काफ़ी अच्छा रहा मुझे, मतलब उसको थोड़ा मतलब सा बेसिकली थोड़ा आपने इमोशनली बहुत स्ट्रांगली वो सपोर्ट दिया। देने की कोशिश की कि उसको कोई फीलिंग ना आए कि भी मेरे सिर पे बाल नहीं है। वैसे तो वो खुद ही ऐसी है कि वो हम्म परवाह नहीं करती, बहुत स्ट्रांग है। हम्म लेकिन फिर भी मैं जो कर सकता था, तो मैंने, जो मेरे मन में आया कि मुझे करना चाहिए, तो मैंने किया उसको। सल्यूट ऑफ यू सर। काश इंडिया के क्या वर्ड के सारे ऐसे सोच करते पाए। हैं, बहुत लोग नहीं, करते हैं, बहुत करते हैं पर बहुत नहीं भी कर पाते आवाज सर। स्टोरीज लोगों की सामने नहीं आती, हाँ, नहीं तो बहुत लोग करते हैं मतलब आपस में। मुझे लगता है कि फैमिली जो मोस्ट इंडिया का इम्पोर्टेंट है। फैमिली सिस्टम है सारे वर्ल्ड से अच्छा है, सबसे इसीलिए अच्छा बेस्ट है, है, हाँ इसीलिए सबसे अच्छा है बेस्ट है। कि वो एक परिवार में, ठीक है नोक झोंक तो सब परिवारों में हाँ, होती है, लेकिन एक बॉन्ड के साथ बंधे होते हैं, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं। जब भी कोई ज़रूरत पड़ जाए तो सब लोग एक सब दूसरे के लिए खड़े होते हैं। बहुत अच्छा। दीपक जी, आपसे जी मज़ा आ रहा है बात करके। जी जी। मतलब मैं तो भूल ही गई हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर से बात कर रही अरे हूँ। ठीक ठीक है बात। मैं तो एक इमोशनल फादर और जी एक लविंग हस्बैंड से बात कर रही हूँ, ऐसा महसूस हो रहा है। जी अभी हम आते हैं आपकी पॉलिटिकल जर्नी के ऊपर। जी। सिर्फ पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बीजेपी कब और क्यों ज्वाइन करने का सोचा? 18 साल की उम्र में मैं हम्म था, तो मैंने कुछ क्लिप्स देखे, जो अयोध्या के बाद मुलायम जब मुख्यमंत्री थे हम्म मुलायम सिंह जी, तो हमारे कार सेवकों के ऊपर बहुत दर्दनाक वो सीन मैंने देखा ओ, वीडियोस के माध्यम से, कि कैसे सरयू में लोगों की लातें बांध बांध कर गिराए गए थे। और एक 18 साल के नवयुवक की आप स्थिति समझ सकते हैं। हम्म और रितम्बरा जी के, उमा भारती जी के, ये सब भाषण मैंने सुने, उन्होंने मुझ पे इतना इम्पैक्ट किया। हम्म और मुझे लगा राम मंदिर निर्माण के लिए मुझे इस संस्था के साथ जुड़ना चाहिए। तो मैं तब भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा। हम्म, और एक चुनाव में मैंने खुद ही जाके पार्टिसिपेट किया। ओ, पंचकुला का एक बाई इलेक्शन था, तो ओके। उसमें पार्टिसिपेट किया, और इलेक्शन 10 दिन के बाद ख़त्म हो गया। हम्म उसके बाद लेकिन वहाँ पे कुछ लोग मिले, हम्म तो उन्होंने कहा कि अब आप आरएसएस में काम करें। तो मैंने फिर ओके। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम किया। बस फिर तब से जर्नी
चल ही रही है, लगातार काम कर ही रहे हैं। बहुत अच्छा है सर। जी जब संघ की बात आती है ना, जी जब से मोदी जी आए हैं तब से संघ एक पॉपुलर चीज़ बन गया है। जी आरएसएस तो मैंने भी बचपन से सुना है, मेरे ब्रदर भी हैं आरएसएस में। मतलब आरएसएस मतलब एक योद्धा योद्धा जैसा फील करते हैं जी जी आरएसएस, जी। जो संघ के मेंबर होते हैं। पहले मैं जानना चाहूँगी आरएसएस है क्या, कैसे काम करते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो 1925 में बन गया था, जब हाँ जी। अभी हमारा देश भी आज़ाद नहीं हुआ था। क्योंकि डॉक्टर साहब थे जो इसके संस्थापक थे, उन्होंने इस चीज़ को जान लिया था कि गुलामी से तो मुक्ति पा लेंगे हम, लेकिन फिर गुलाम ना हो, क्योंकि हिंदू इकट्ठा नहीं होता, इसलिए हमारे ऊपर ये परिस्थिति हुई। तो हिंदुओं को इकट्ठा करने के लिए ही उन्होंने ये मिशन को, इस बात को स्टार्ट किया था। और तब से लेके अब तक व्यक्ति का निर्माण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यही करता है कि वो व्यक्ति का निर्माण करता है। ओके। आप एक नेशनलिस्ट आदमी को तैयार कर देते हो, फिर वो किसी भी फील्ड में जाता है, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में जाए, व्यवसाय के क्षेत्र में जाए, या अपने किसी प्रोफेशनल क्षेत्र में जाए, वो अगर नेशनल उसके विचारधारा में होगा तो वहाँ पे वो ईमानदारी से काम करेगा, लोगों को सेवा भाव से काम करेगा। तो इस प्रकार के विचार उसमें आए, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ काम करता है। जो आपने बताया ना, मैं आपको मैं भी पंजाब से ही हूँ सर। जी मेरे बचपन से ना मेरे फादर नहीं थे, तो मेरी मम्मी ने ना हमें पाला है, मैं और मेरे ब्रदर को। तो भक्ति के, जो देशभक्ति के हमारे घर में उस टाइम कैसेट्स जी होती थी ना, चलती है। तो जो फांसी की सजा लगी थी ना भगत सिंह भगत को, सिंह। तो वो कैसेट दिन रात मेरे घर में चलती थी कि मेरे बच्चे बहादुर बने, उनके अंदर एक कौम को, देश को बचाने की भावना आई। जी जी। पर आजकल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता सर। नहीं, चलो वो एक जब भगत सिंह जी का समय था, मूवमेंट थी, गुलाम थे हम और अत्याचार होते थे, तो इसलिए उसको आज़ाद कराने की एक मुहिम थी। लेकिन आज देश के लिए जीने की ज़रूरत है, देश के लिए काम ग्रोथ। करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर सब लोग स्वार्थी हो जाएंगे, अपने बारे में सोचेंगे और देश के बारे में नहीं सोचेंगे, तो एक दिन आप पे भी उसका इम्पैक्ट आएगा। नहीं आएगा ही अगर आएगा। आपके देश में कोई, अगर आपका देश आगे बढ़ेगा, आज मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, आज हम क्यों कहते हैं कि जो हमारे लोग विदेशों में रहते हैं हाँ जी। उनका मान सम्मान बढ़ा है। बड़ा। अगर भारत का मान सम्मान बढ़ा है, जो मोदी जी ने बढ़ाने का प्रयास किया है, तो जितने लोग हमारे भारतीय रहते हैं विदेशों में, उन सबका मान सम्मान बढ़ा है। वो अपना प्राउडली कहते हैं कि हम इंडियंस हैं, हम भारतीय इवन हैं। के मोदी जी को तो मुझे लगता है इंटरनेशनल लेवल पे नंबर 1 लीडर का भी बहुत सारे मैगजीन्स ने, बहुत बहुत सारे सारे अवार्ड्स बहुत मिले हैं ना। ऐसे ऐसे कंट्रीज में, जैसे लोगों ने जैसे भावना बना रखी थी कि भाई ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, ऐसे 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 जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, उन्होंने उनको सम्मानित किया है, उनको अवार्ड्स दिए हैं, इस प्रकार का काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा। सर, जब हमने मोदी जी की बात छेड़ ही ली है, अब बहुत बार मोदी जी से मिले भी हैं, जी बातचीत भी हुई होगी, जी। मैं जानना चाहूँगी कैसा लगता है, आपका क्या अनुभव रहता है उस टाइम? देखिए, मोदी जी बड़े परफेक्शंस में बिलीव करते हैं। और उनका, मैंने उनसे जो सीखा है कि कई बार वो बड़े इतने लोगों से मिलते हैं, जैसे मैं एक दो बार उनसे मिला हूँ, जब वो किसी रैली वगैरह हाँ में आए जी। हैं, तो पार्टी ने हमारी ड्यूटी लगाई कि उनको रिसीव करना है या उनको सी ऑफ करना है। और उससे पहले भी एक बार जब बादल गवर्नमेंट बनी थी मोहाली में, हाँ तो जी। वो यहाँ आए थे। तो एक परिवार है जहाँ पर वो अक्सर, जब वो 6 साल यहाँ पे रहे थे, ये अपने सेक्टर 7 पंचकुला में, हाँ तो जी। उस परिवार से ही उनका संबंध था। तो उस परिवार में मिलने आए, तो मुझे भी मौका मिला उस ओके। वक्त जाने का, उनसे पर्सनली। बात करने का। तो ज्ञानचंद गुप्ता जी जो यहाँ अपने स्पीकर रहे, हाँ तो जी। उनको फ़ोन आया कि चलो मैं वहाँ आ रहा हूँ मिलना है, तो मैं उनके साथ था, तो मुझे भी मिलने का मौका मिला। छः हाँ जी साल सर। उन्होंने यहाँ पे काम किया। तो जितना भी उनसे बातचीत करके जो मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हम प्रेशर में आ जाते हैं। जब भी कोई, मान लो एक रैली पे जा रहे हैं, तो क्या स्पीच देनी है, क्या कैसा होगा, क्या होगा, ये मैंने उनके ऊपर कभी प्रेशर फील नहीं देखा। वो मिलते हैं और कोई जल्दबाजी में नहीं मिलते,
बड़े प्यार से मिलेंगे, आपसे हालचाल पूछेंगे, आपसे वहाँ एरिया के बारे में अच्छा। पूछेंगे, लोगों के बारे में पूछेंगे। तो ऐसे वो गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन, सब लोगों से बात करके। वो किसी एक पे बिलीव नहीं करते, वो सबसे गैदर करके खुद उन ओके, चीज़ों को ऐसा नहीं होता कि इतना एक काम आगे आगे पेशेंस। वालों से पूछ लिया, नहीं पीछे नहीं वालों से नहीं। नहीं नहीं, इतना काम और पेशेंट, वो सब लोगों से बात करते हैं, सब लोगों से मिलते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उनसे मिलके। कोई जल्दबाजी में नहीं होते, हालांकि वो सबसे व्यस्तम आदमी है, लेकिन कभी उनके अंदर देखा नहीं गया कि वो बहुत जल्दबाजी में है। बड़े प्यार से, बड़े ठंडे उससे मिलते हैं, बड़ा अच्छा है। बहुत कुछ सीखने को उनसे मिलता है। हम तो बहुत सारी चीज़ें उनसे प्रेरणा लेके काम करते हैं। बहुत अच्छी बात सर। जब मोदी जी की बात आती है ना, इस पॉडकास्ट के थ्रू, अगर ये पॉडकास्ट मोदी जी के पास पहुंचेगा तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी। मोदी जी, मेरी बेटी का भी एक ड्रीम है कि वो आपसे पर्सनली मिले। वो बस एक बार चाहती है कि मैं फेस टू फेस मोदी जी को एक बार नमस्कार बोल दूँ। मेरा ये ड्रीम है। जब भी पता चलता है ना भी मोदी जी ने पंचकुला आना है, तो वो जिद्द करती है सर, लड़ाई करती है हमारे साथ कि मुझे जी, मोदी जी से मिलना है, बस एक और मिलना है। चलिए कोशिश करेंगे भी जब मोदी जी आए तो मतलब उसका उनसे एक ड्रीम है मुलाकात की बस भी, जाए। मैं मोदी जी को फेस टू फेस देखना चाहती हूँ और जीवन में। बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे मतलब जबकि वो बहुत छोटी है इस मोदी जी की अकॉर्डिंग। क्रेज इतनी है हाँ। कि सब लोग उनको मानते हैं, मिलना चाहते हैं, और वो मिलते भी हैं। हाँ। बहुत सारे लोगों से मिलते भी हैं। बहुत अच्छा सर। जब मोदी जी की बात आती है ना सर, तो अपने आप एक प्राउड से सीना सबका खुशी से, मतलब हम हमारे अंदर एक लहर उठ जाती है कि हमें लगता है कि हमारा देश ग्रो कर रहा है, हमारा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है। कहीं ना कहीं ये 10-15 साल में मोदी जी ने आगे बढ़ाया है। क्या कितना सच है इस चीज़ में? देखिए, एक तपी इंसान की तरह, जैसे किसी ने बहुत तप किया होता है, ऐसी पर्सनैलिटी मैं मोदी जी को देखता हूँ। जब उनके जीवन के बारे में देखता हूँ, किस प्रकार से वो अनथक इस एज तक आने पे भी लगातार, मान लो, पब्लिक के लिए, जनता के लिए काम करते हैं। और दीपावली भी हो तो भी बॉर्डर पे चले जाते हैं, सैनिकों के बीच में रहते हैं। कभी मैंने उनको छुट्टी करते हुए नहीं देखा। और परमपिता परमात्मा की ये भी कृपा है, कभी उनको अस्वस्थ नहीं देखा, क्योंकि वो बड़ा जीवन अपना, मान लो, मेडिटेशन में, योगा में, इन सब चीज़ों में बिलीव करते हैं। और एक आदमी 18-18 घंटे काम करता है और बहुत कम नींद वो लेते हैं। और जब आप शुरू में भी देख रहे होगे, जब शुरू में प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने वर्ल्ड वाइड लोगों से मिलने गए मिलने गए, हमारे। ताकि इंडिया के रिलेशनशिप्स पूरे वर्ल्ड में अच्छे हों। तो भी वो रात को ट्रैवल करते थे, दिन में मिलते थे। अपने समय का कैसे एक एक मिनट वो यूज़ करते हैं, ये उनसे सीखने की ज़रूरत है कि वो कोई एक भी मिनट अपनी लाइफ का बर्बाद नहीं करते, उसको काम में लगाते हैं। कैसे लोगों के जीवन में वो सुधार कर सकते हैं, कैसे उनको सिंपलीफाई कर सकते हैं, इस प्रकार का काम किया। और सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, एक विजनरी लीडर के नाते आज तक हम काम करते आए, 5 साल की प्लानिंग कमीशन, 5 साल क्या कर लेंगे, ऐसा करके करते आए हैं। लेकिन 2047 में एक डेवलप्ड कंट्री बने, इस तरह का विज़न उन्होंने खुद भी लिया और पब्लिक को भी दिया, और सब डिपार्टमेंट्स को दिया कि भी अपने को, अपने कंट्री को 2047 तक इस पोजीशन पे लेके जाना है कि डेवलप कंट्री हो। ऐसा विज़न देने का उन्होंने काम किया। उनके नेतृत्व में हिंदुस्तान लगातार, भारत जो है, आगे बढ़ रहा है। बड़ी अच्छी बात है। बहुत और अच्छी बात हम है। सब लोग उसमें थोड़ा बहुत हम भी योगदान करते हैं यहाँ लोकल रह के, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए तो करते हैं। सर, जैसे आपने बोला कि लोकल रह के एक जिला अध्यक्ष, मैं पहले तो ये जानना चाहूँगी, क्योंकि जिला अध्यक्ष वो भी पंचकुला जिला है ना, जो जी भी कि एक मेन हरियाणा का सेंटर है, जहाँ जी मैं कहूँगी हरियाणा का दिल है ना। जी तो हरियाणा बहुत सारी पावर्स भी आ जाती हैं और जी बहुत सारे काम भी आ जाते हैं सर। जी जी। तो पहले तो हम कामों पे चर्चा करेंगे कि एक जिला अध्यक्ष के क्या क्या काम होते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का अलग सा स्ट्रक्चर रहता है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रक्चर है उसमें जिलाध्यक्ष एक पावर सेंटर है। मान लो, सारी चीज़ों को चलाने के लिए जिलाध्यक्ष एक धुरी है,
जिसके माध्यम से सब चीज़ें चलती चलती हैं और विशेषकर पार्टी की चलती हैं। मान लो पार्टी की मीटिंग्स हैं या पार्टी के कोई प्रोग्राम्स हैं जो हम नीचे तक इम्प्लीमेंट कराते हैं। इसके अलावा क्योंकि वी आर इन द गवर्नमेंट, हम सरकार में होने के नाते बहुत सारे अच्छे काम सरकार करती है, उन सब चीज़ों को भी हम पब्लिक तक लेकर जाएं अपने वर्कर के माध्यम से, उस चीज़ का हम प्रयास करते हैं। और दूसरा, पब्लिक के कुछ ग्रीवेंस होते हैं, कुछ काम रुके होते हैं, उन चीज़ों को भी हम इकट्ठा करके सरकार तक लेके जाते हैं। तो एज ए पॉलिटिकल पार्टी काफ़ी ये काम रहते हैं। उसके अलावा क्योंकि पंचकुला बिल्कुल राजधानी के साथ, चंडीगढ़ के साथ पड़ता है, तो प्रोटोकॉल के नाते भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को साथ में जो हमारे वरिष्ठ लीडरशिप आती है उसके साथ रहना पड़ता है। और इस प्रकार गवर्नमेंट के भी जो कुछ काम होते हैं उनमें भी कई बार पार्टिसिपेशन हमारी एज ए पार्टी हो जाती है। तो ये चलता रहता चलता है। रहता जी है। जब सर काम आता है तो पावर भी आ जाती है क्या? हाँ, लेकिन हमारी पार्टी में पावर इसको ऐसा नहीं मानते। हमारी पार्टी में मानते हैं कि मोर पावर मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओह! और हमारे यहाँ किसी को जैसे आता है कि भी ये पोस्ट मिल गई, हाँ जी। तो हमारे यहाँ कहते हैं पोस्ट नहीं, ये दायित्व मिल गया। हाँ। दायित्व मतलब कि आप उसका भार फीलिंग लोगे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। ओके। आपको ऐसा नहीं कि पावर मिल गई तो कुछ भी करो, हाँ, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको मिल गई हैं, तो आपकी जिम्मेवारी हैं जो आपको निभानी है। निभानी है। और दब कर निभानी है। दब कर क्या मतलब भी, कोई पावर में जैसे पहले हम देखा करते थे कि किसी के पास पावर आ गई तो उसको मिसयूज़ करता था, हाँ। तो वो चीज़ें नहीं करनी है आपको। आपको सेवा के नाते आपको पावर मिली है, तो उसको आप जितनी सेवा कर सकते हैं उसको एक माध्यम बनाकर उतनी आप करें। मुझे लगता है बीजेपी में तो कहीं न कहीं, मैं जहाँ तक खुद भी बीजेपी से जुड़ी हुई हूँ, देखती हूँ बीजेपी के नेताओं को, लीडर्स को। मैं सैनी जी से भी मिली, है ना? जी तो मुझे उनमें भी एक ऑरा दिखता है कि वो पॉजिटिव ऑरा है, जी जी एक शांत ऑरा है ना? जी तो उन नेताओं में जब भी हम बीजेपी के मैक्सिमम नेता जो जिनको भी, जेपी नड्डा जी से भी हम मिले, तो जी उन नेताओं से ये लगता है कि उनमें एक शांत ऑरा है, वो बिल्कुल पीसफुल है। जी। कितना सच है सर ये? देखिए, जो आज से पहले राजनीति थी, राजनीति पॉलिटिकल पार्टीज थी, तो पॉलिटिकल पार्टी का मकसद कुछ ऐसा था कि लोगों को काम करवाना, लोग बाय प्रोफेशन भी इसमें काम करते थे। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, क्योंकि सर सॉरी, मैं आपकी बात काट रही हूँ। बाय प्रोफेशन भी काम करते थे, इसका मीनिंग क्या है? बाय प्रोफेशन ऐसे है कि कार्यकर्ता उनका पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का सुबह सफ़ेद कुर्ता पजामा डाल के निकला और भाई चल तेरा काम कराते हैं, इतने पैसे तेरे को मिलेंगे, इतने पैसे मुझे मिलेंगे, उसको भी मिलेंगे जिससे करवाएंगे, हाँ। इस तरह के काम करते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, आप किसी को भी मिलेंगे देखेंगे, बाय पैशन वो काम करते हैं। वो अपने व्यवसाय, अपना बिजनेस अपना वो सेपरेट करते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अलग से काम करते हैं, लेकिन राजनीति में वो सेवा के नाते काम करने आते हैं। अब मैं, हाँ, दीपक जी, आपसे बात से जानना चाहूँगी कि ये जिला अध्यक्ष हैं जो बहुत पावरफुल पोजीशन पे हैं, इनका अपना क्या बिजनेस है? मेरा चंडीगढ़ में कटिंग टूल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है हाँ जी। और एक छोटा सा व्यवसाय है। पहले मैं खुद भी करता था, अब थोड़ा समय कम मिलता है तो मेरी बेटी उसको हैंडल करती है, मैं भी बीच बीच में जाता हूँ। अब उसकी शादी हो गई तो मैंने अपनी वाइफ से मदद मांगी है, तो मेरी वाइफ अब जाती है वहाँ पे, मैं बीच बीच में जाता हूँ। उसी से हमारे घर की रोजी रोटी चलती है। मतलब बेसिकली अगर मैं जानना चाहूँ कि बीजेपी के जो नेता हैं उनका अपना काम होता है, तब वो जी, पॉलिटिकली इंटरेस्ट होकर फैमिली से हेल्प लेकर फिर आते हैं। वो अलग व्यवसाय अलग है और राजनीति अलग है। अलग है सब ये लोगों दोनों की। को हम सब मिक्स नहीं लोग कर नहीं सकते। मिक्स नहीं कर सकते। सब वो- लोग सेवा के नाते इसमें राजनीति के क्षेत्र में आते हैं और अपना समय का सदुपयोग करते हैं। और कोई सुबह समय देता है, कोई शाम को समय देता है, अपना काम करते करते सब लोग काम करते हैं।
सर इसीलिए ये इस डिफरेंट चीज़ों में है। ना 2-3 क्वेश्चन बड़े बढ़िया निकल के आ रहे हैं मेरे दिमाग जी में ना जी जब से जी आपसे बात कर रही हूँ। जी जैसे आप कई बार ऐसा होता है कि फैमिली को टाइम देना होता है वो, जी। उस टाइम किसी बड़े नेता ने आना होता है ना? तो फिर कैसे हैंडल करते हो आप सारा कुछ? ऐसा फिर कई बार तो आपको कंप्रोमाइज़ करना ही हुँ, पड़ता है, फैमिली के साथ भी कई बार करना पड़ता है। और कई बार आपका इम्पोर्टेंट होता है, जैसे हुँ। अब मेरे घर में शादी थी, हाँ जी। और एक तरफ मेरे घर में शादी थी, एक तरफ पार्टी की सारी मीटिंग्स रखी हुई हुँ, थी स्टेट लेवल की। तो पार्टी ने मुझे स्पेयर हुँ, किया, मेरी जगह पे किसी और की ड्यूटी लगाई। ओके। तो ये तो हो जाता एडजस्टमेंट है, करवा ले। एडजस्टमेंट हो जाता है। और आपकी क्या प्रायोरिटीज़ क्या हैं वो आप पे डिपेंड करती हैं। और अगर आपको राजनीति में आगे बढ़ना है तो आपको पार्टी को प्रायोरिटाइज करना ही पड़ेगा करना ही उसको। पड़ेगा। जब बीजेपी की बात आती है ना सर, तो हम इंडियंस के दिमाग में एक चीज़ आई हुई है बीजेपी के नाम पे कि बीजेपी में अगर आप छोटे लेवल से भी शुरू करते हो, चाहे वो मोदी जी हैं, चाहे कोई भी नेता लगाओ, चाहे हमारे सैनी जी को ही लगा लो, हमारे मुख्यमंत्री जी को ही लगा लो, है ना? वो भी पहले हमारे पंचकुला के अध्यक्ष थे, जो भी थे, मतलब वो मुख्यमंत्री तक गए। जी जबकि बाकी पार्टीज में वही है कि आपके वही चाचे मामे मासियां ही जी जाएंगे जी। आगे, है ना? कितना सच चाहिए अंदर से? देखिए, दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो परिवारवाद से ही चलती हैं। हाँ जैसे जी। मान लीजिए आप कांग्रेस की बात करें, हम्म, नेशनल लेवल पर गांधी परिवार ही लगातार उसको चला रहा हम्म। है। यहाँ पे आईएनएलडी की बात थी, इनेलो की बात थी, या जेजेपी की बात करें, एक ही परिवार उसको चला रहा चला रहा है। कांग्रेस में भी अगर आप देखेंगे कुल मिला के, कब से जो हुड्डा परिवार है वही है। हाँ उसको, जी। कांग्रेस को चला रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो वर्कर्स को बहुत इम्पोर्टेंस देती है, और इसके शीर्ष पद पर हम्म। कोई भी पहुंच सकता है। जैसे आप मान्य नैब सिंह जी की बात हाँ जी। करेंगे, हम इकट्ठे युवा मोर्चा में काम करते थे, हम्म, और काम करते करते वो लगातार मंत्री रहे, हम्म। पहले फिर सांसद बने, पार्टी के प्रेसिडेंट बने, आज मुख्यमंत्री के नाते प्रदेश हाँ, में काम कर रहे हैं। काम कर। हमारे पहले मनोहर लाल जी ऐसे इसी प्रकार काम करते करते मुख्यमंत्री बने। तो उन्होंने तो अपने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री नहीं, नहीं नहीं बनाया। बनाया। तो पार्टी में हमारे यहाँ पे हर एक आदमी हर एक पोस्ट तक पहुँच सकता है। उसका कैलिबर कितना है, उसकी हम्म। डेडिकेशन कितनी है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती है। और मैटर। सबसे बड़ा मैं राजनीति में भाग्य को मानता हूँ, ओ, कि भाग्य बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, आप मानते हो इस चीज को? बिल्कुल मानता हूँ मैं। आपकी डेडिकेशन, हार्ड वर्क के साथ आपको अच्छा भाग्य भी चाहिए। मतलब अगर अच्छा भाग्य है तब आप कहीं भी पहुंच सकते हो। पहुंच सकते हैं, ये तो तो अपॉर्चुनिटी है आपको। कई बार आप एक फ्रेम बना होता है कि हम्म, इस फ्रेम का व्यक्तित्व चाहिए, तो उस फ्रेम में आप फिट होते हो तो हम्म। आपको मिल जाती है मिल चीज़। जाती है। अगर मैं दीपक जी के बारे में जानना चाहूँ, क्या आपका भी कुछ ऐसा सपना है या ड्रीम है कि आगे जाकर, चाहे मुख्यमंत्री बनकर, चाहे आगे और भी उच्च पोस्टें लेकर देश की सेवा करना चाहोगे आप? देखिए, अभी भी हम देश की सेवा कर रहे हैं, हम्म, जो चलो जितना हमसे जितना हम्म। हमारा रोल है उतना हम कर पा रहे हैं। और अगर सच में माने तो अपना रोल काम करने का है, ओके। कि कुछ जो भी थोड़ा बहुत योगदान सोसाइटी में हम कर सकते हैं हम्म। वो हम कर लें। वो किस पोस्ट पे रह के होगा ये इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ। लेकिन ये है कि हर एक आदमी चाहता है कि भी मेरा आगे मैं बढ़ूं। हम्म। तो उस नाते से पार्टी आगे बढ़ाएगी, पार्टी कोई दूसरा काम देगी तो वो भी करेंगे। ओके। ये काम दिया है इसके लिए भी पार्टी का धन्यवाद है। कितने ही लोग जिलाध्यक्ष बनाने का सपना देखते सपना हैं देखते कि हैं। उस सीट तक पहुँचे, लेकिन पार्टी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है उसका बहुत धन्यवाद है कि मैं लगातार इस पोस्ट पे काम कर रहा बहुत हूँ। और अच्छा। फिर दोबारा से बीच में 3 साल की टर्म किसी और को जिलाध्यक्ष बनाया गया था, अजय हाँ शर्मा जी। जी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट थे। तो इलेक्शंस में पार्टी ने फिर मेरे पे विश्वास जताया। मैं पार्टी का बहुत धन्यवाद करता हूँ इस बात पे। सर पार्टी जानती है वो काबिल लोगों को, जब मैं कहूँगी हीरों को चुनी लेती है ना? जी जी तो अब बात करते हैं हमारे प्रदेश के बारे में, हरियाणा के बारे में।
हरियाणा में इलेक्शंस हुए सर, कहीं ना कहीं सारे सबकी अपेक्षा थी कि कांग्रेस जीतेगी, सबको लग रहा था। जी इवन के कहीं ना कहीं पार्टी वर्कर्स के साथ भी जब बात करते थे ना, जी। तो उनकी इतनी ज़्यादा हवा थी, पर फिर भी हरियाणा में जो बीजेपी बहुत अच्छे लेवल पे जीती, ऐसा कैसे हुआ? देखिए ये जो माहौल आप कह रहे हैं, जो हाँ जी। माहौल ये बनाया गया था माहौल, हम्म। जो विपक्ष के हमारे कांग्रेस के लोग थे, उन्होंने इस माहौल को गढ़ने का प्रयास किया और अच्छा बनाया भी। लेकिन जो हमारा वोटर है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है, वो साइलेंट वोटर है, वो शोर शराबा नहीं करता, वो जाके बैलेट में जाके अपनी वोट को डाल के आता है। तो उस प्रकार का परिणाम आया भी है, और उस वोटर ने जाके वहाँ पे वोट किया है, और इन सब लोगों की आंखें खोलने का काम किया है किया है, हाँ। कि शोर करने से बात नहीं बनती, काम करने से बात बनती है। और भारतीय जनता पार्टी की 10 साल की, यहाँ चाहे प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे हम राष्ट्रीय स्तर पर सरकार की बात करें, काम किया है, और काम लोगों ने उसको सराहा भी। हम्म। बहुत अच्छी बात सर। जी सर हम ना जब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम छोटी छोटी बातें कर रहे थे, जी तो मुझे इस बात से याद आया, आपने एक चीज़ बोली थी कि जो मुस्लिम वोट है ना, वो मुस्लिम औरतों के वोट बहुत पड़ती है बीजेपी को। जी। वो कैसे सर? ऐसा जब से मोदी जी आए हैं, मोदी जी ने जो जो बीजेपी की गवर्नमेंट का वर्किंग स्टाइल है, वो किसी जाति को देखकर कोई स्कीम नहीं बनाते। हाँ वो जी। स्कीम बनाते हैं कि मान लो कोई गरीब है, गरीब को जैसे 80 करोड़ लोगों को अन्न बांटने का काम कर रहे हैं, हाँ। महिलाओं को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की बात कर रहे हैं, किसानों को कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट की बात कर रहे हैं। तो जब उनके खातों में पैसे जाते हैं, तो वो ये देख के नहीं जाते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, या ये किस जाति का है, ये चीज़ नहीं जाती। तो नेचुरली आप जब किसी के लिए कुछ करते हैं, तो उनको भी एहसास होता है कि भी ये आदमी जब हमसे पार्शलिटी नहीं करता, तो हमको भी ऐसे आदमी की ज़रूरत है, तो वो वोट करते हैं। एक चीज़ और आती है सर, जब हम बीजेपी का नाम लेते हैं ना, तो बीजेपी मतलब मोदी जी। हाँ, वो क्योंकि ये ईरा ऐसा चल रहा है, ऐसा नहीं है। पहले एक समय था अटल अडवाणी जी का हाँ जी। जलवा था, और अटल जी ने बड़ा अच्छा बहुत अच्छा। काम किया, चाहे वो किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, किसान क्रेडिट कार्ड की बात हो, गांव तक सड़कें पहुंचाने की बात हो, सैनिकों को पहले वहीं पे जब उनकी डेथ हो जाती थी, तो उन्हीं को जला दिया जाता था, और वहाँ पे वर्दी उनकी घर तक आती थी। लेकिन उनको घर तक सम्मान सहित पहुंचाने का जो निर्णय था, वो अटल जी ने लिया, पोखरण का कांड किया। मतलब इस प्रकार का जो पूरे वर्ल्ड का प्रेशर था कि आप परमाणु हाँ, का वो नहीं सबसे। कर सकते, वो अटल जी ने किया। तो हर एक आदमी का ईरा रहता है, और ये ईरा मोदी जी के नाम से चल रहा है, और मोदी जी ने बहुत ऐसे काम किए जो जिनके कारण उनका व्यक्तित्व सबके सामने आया, तो लोग फॉलो करते हैं उनको। सर अब बात करेंगे हम मोदी जी के बाद, जब मोदी जी और अमित शाह की जोड़ी को जी लोग बहुत मतलब मानते हैं कि जी ये दोनों की जोड़ी ऐसी है जिसने पूरे देश को कंट्रोल करके चलाया हुआ है इस जी टाइम, जी। है ना? आप अमित शाह जी से कितनी को बार मिले हो, पहले तो मुझे ये जानना अमित शाह जी जब हमारे नेशनल प्रेसिडेंट थे, तो तब उनसे कई बार मुलाकात हुई। तो बहुत ही डेडिकेटेड काम करने वाला व्यक्तित्व है, जो चीज़ों को समझते हैं, उनकी समझ, आंकड़ों की समझ, और बहुत अच्छा वो परिणाम। और ऐसा ही नहीं छोड़ते कि आपको काम दे दिया और फिर छोड़ दिया, उस काम को फिर दोबारा दोबारा पूछना, उसकी इम्प्लीमेंट ओ। करवाना, उसमें इतना अच्छा है कि कई बार जैसे अभी हमारी सरकार बन गई थी, और वो पार्टी के प्रेसिडेंट बन गए। और बहुत सारा ऐसा होता है कि जैसे मैं कांग्रेस को देखता हूँ, जब से उनकी सरकार बनी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अपनी ध्यान नहीं दिया। उनके स्टेट प्रेसिडेंट से नीचे कुछ बना ही नहीं हुआ। लेकिन ओ। हमारा बूथ माइक्रो लेवल तक हमारी संगठन बना हुआ है, हम्म। और सरकार आने के बावजूद कभी भी संगठन को इग्नोर नहीं किया गया। और अमित शाह जी ने संगठन को इतना अच्छा 5 सालों में बनाया, नीचे तक उस संगठन को पहुंचाने का काम किया। और अब जगत प्रकाश नड्डा जी उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी कार्यकर्ताओं की हमारी पार्टी में बहुत बड़ी टोली है।
सर जब जब अमित शाह जी की बात आती है, कहीं ना कहीं ये मानना जाता है, जितने मैंने उनके इंटरव्यू सुने हैं, जो देखे हैं, जो उनके ऑरा के बारे में, कि वो बहुत सख्त इंसान है। हाँ, क्या ये सच है? एक पर्सनैलिटी है स्ट्रॉन्ग ऑरा की, और कई बार होना भी चाहिए, हर एक की अपनी स्पेशलिटी है। और आप ये मानिए, जो 370 जम्मू कश्मीर में जिसके बारे में कहा जाता था कि खून की नदियां बह जाएंगी अगर इसको हाथ लगाया, उसको इतना बढ़िया इम्प्लीमेंट अमित शाह जी ने करके दिखाया। तो ये उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटी और उनके व्यक्तित्व का ही परिणाम है, जो आज बहुत इस देश की अगर हम बात करेंगे, आप सुना करते थे, आपको ध्यान होगा शायद इन चीज़ों को हम सब लोग भूल भी गए, कि बस स्टैंड पे जाया करते थे तो वहाँ पे से अनाउंसमेंट होती थी, रेलवे स्टेशन पे जाया करते थे वहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ करती थी कि चीज़ों को मत छुएं, ये बम हो सकते हैं। अब आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी कोई इस देश में कोई ऐसी बात है। बात इन सब चीज़ों को भूल गए। इंटरनल सिक्योरिटी आज देश की इतनी मजबूत है, एक छोटे से एरिया मान लो जम्मू कश्मीर को हम अगर थोड़ा सा, क्योंकि वो डिस्टर्ब था, लेकिन अब बहुत अच्छा संभाला है हमारी गवर्नमेंट ने। लेकिन आप पूरे देश में ऐसी कोई बात नहीं सुनेंगे, चाहे वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बात हो या फ्री हैंड देने की बात हो पुलिस को, अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को, वो इस गवर्नमेंट ने दिया है। और एक अच्छा, जो लोगों को, पब्लिक को फ्रीडम चाहिए, जो एक माहौल चाहिए कि आदमी सुरक्षित निकल सके, ऐसा माहौल देने का काम किया है। होगा। सर मतलब बेसिकली जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि अमित शाह जी जैसे सख्त लीडर की भी ज़रूरत थी हमारे देश को। उनके कारण आज, जैसे आपने कहा, ये बात बिल्कुल सही है कि हमें अक्सर दिखता था कि टिफ़िन में बम है, या फिर हमारे जब हम 90s में थे, जी तब जी उन दिनों में तो बहुत ज़्यादा था ये जी चीज़ ना। जी जी उन दिनों में तो किसी भी चीज़ को हाथ लगाने से लोग डरते थे कि इसमें बम हो सकता है, और ब्लास्ट भी बहुत ज़्यादा हुई जी है, जी बहुत हुई हैं, हमारे देखते देखते भी बहुत हुई हैं सर, जी है ना? सर जब बीजेपी की बात आती है, जब जेपी नड्डा जी के बारे में बात करते हैं, अब जी हम सर जेपी नड्डा जी को भी आप बहुत बार मिलते हो, जी उनसे बातचीत जी करते हो, जी। उनका क्या रूल एंड रेगुलेशंस रहता है? ऐसा है कि वो जेपी नड्डा जी भी हमारे बड़े इंटेलेक्चुअल क्लास से आते हैं, बड़े इंटेलिजेंटली पार्टी को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। और हेल्थ के क्षेत्र में भी, पहले भी वो हेल्थ मिनिस्टर रहे, आज के समय में भी वो हेल्थ मिनिस्टर हैं। किस प्रकार से देश की हेल्थ को सुधार करना है, उस पे काम कर रहे हैं। पार्टी को भी आगे बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आजकल हमारी मेंबरशिप चल रही है, जो हमने लगभग पूरे वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनाने का काम किया है। और ऑनलाइन, मोबाइल के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम मेंबरशिप कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, उनके नेतृत्व में। तो उनके नेतृत्व में पार्टी बहुत आगे बढ़ी है। अभी भी हरियाणा के चुनाव में और महाराष्ट्र के चुनाव में जो लोगों ने अचंबा देखा है, जो लोग मानते थे कि भाई ये सरकार हाँ, नहीं आएगी, महाराष्ट्र में उन्होंने भी देखा जीत है। के दिखाया है। तो नो डाउट, मैंने जैसे कहा कि हमारा साइलेंट वोटर है, लेकिन पार्टी की स्ट्रेटजीज भी रहती हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट देता है कि किस प्रकार से चलाना है। क्योंकि एक सेनापति अगर मजबूत होता है तो सेना उसके नेतृत्व में अच्छा लड़ती अच्छा है, लगता और अगर सेनापति कमज़ोर होता है तो फिर सेनाएं भी है। हथियार डाल देती हैं। ये तो बात बिल्कुल बहुत जायज़ है सर, ये बात मैं भी बिलीव करती हूँ कि एक अच्छा लीडर, जी है ना, जी वो ही एक अच्छा लीडर नहीं होगा ना, तो देश क्या, इवन आपके घर का भी मुखिया अगर अच्छा नहीं होगा, हाँ, मुखिया सही नहीं होगा, एक सिंपल 4-5 मेंबर्स की फैमिली का भी, जी जी वो आपके घर को नहीं अच्छा चला सकता। जी जी इस तरह देश का लीडर भी रहता है जी। ना? अपने पास बहुत सारी एग्जाम्पल्स भरी पड़ी हैं जहाँ बहुत छोटी सेनाओं के साथ राजाओं ने राज जीती हैं, बड़ी बड़ी सेनाओं को जीता है, सिर्फ अपनी लीडरशिप के दम पे जीता लीडरशिप है। की तरफ जी रहते हैं। कहीं ना कहीं उनका अपनी सेना पे विश्वास, जी और वो, जी मतलब बेसिकली अगर मैं कहूँ कि बीजेपी के पास ऐसे नेता हैं, ऐसे जी लोग हैं, चाहे वो जिलाध्यक्ष से लेके बड़े नीचे से से। बड़े ऊपर तक। ये कैडर बेस्ड पार्टी है जी, इसमें हम कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं, कार्यकर्ता बनाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। साधारण परिवारों के लोग हैं, कोई राजशाही से आए हुए लोग नहीं हैं, साधारण परिवारों के लोग हैं, राजनीति में आए, इच्छा से आए और काम सीख के यहीं पे
बन गए हैं। सर आपके बारे में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी। जी जैसे कि आपके फैमिली में आपने अपनी बेटियों को बहुत प्यार दिया है ना, जी अपनी वाइफ के लिए भी बहुत सपोर्ट किया। जी कल अगर आप वुमेन्स के लिए कुछ मंत्री बन जाते हो तो जी। वुमेन्स के लिए क्या करना चाहोगे अभी आप? देखिए, वुमेन्स के लिए जो आप अगर हमारे लीडरशिप को हम्म देखेंगे, माननीय मोदी जी जब से आए हैं हम्म तो वुमेन एम्पावरमेंट की उन्होंने बात की है। हम्म, चाहे ये ट्रिपल तलाक ख़त्म हाँ जी। करने की बात हो, चाहे पार्लियामेंट में 33% देने की बात हम्म हो। तो इस प्रकार से कल भी आप अभी पिछले हफ्ते भी वो आए थे, हम्म, और जो पानीपत में ही कार्यक्रम किया उन्होंने, हाँ जो जी। बीमा सखी का कार्यक्रम किया, कैसे वुमेन्स अर्निंग्स भी करें, हम्म इस प्रकार की योजना वो हमेशा बनाते हैं। और लखपति दीदी के नाम हम्म से उनको कैसे खड़ा किया जाए, इतनी चिंता मोदी जी कर रहे हैं। और हमारी पार्टी की भी ये चिंता है हम्म कि जो 50% शेयर है, हम्म वुमेन का शेयर है, वो बराबर खड़ी हो आकर और आगे बढ़े लाइफ में। हम्म तो उसको लेके काम करते हैं, और हम भी उसी सोच के व्यक्तित्व हम्म। के साथ काम कर रहे हैं कि महिलाओं को आगे बढ़ाया जाए। अभी राजनीति में बहुत बड़ा स्कोप है, महिलाओं के लिए विशेषकर बहुत बड़ा मुझे लगता है स्कोप है। राजनीति में कहीं ना कहीं आप अभी भी, है ना, हम 2024-25 में एंटर होने वाले हैं इस टाइम। तो मतलब अभी भी उतनी महिलाएं नहीं है जी। जितनी होनी चाहिए। हाँ, उतनी नहीं है, उसके रीजंस भी हैं। क्योंकि सबसे पहले तो जो हमारा फैमिली स्ट्रक्चर था, हम्म फैमिली स्ट्रक्चर में हमने तय कर दिया था कि पुरुष कमा के लेके आएगा हम्म और महिला होम मेकर होगी, हम्म, घर को देखेगी। अभी भी मैक्सिमम परिवारों में यही वही चीज। व्यवस्था चल रही है, लेकिन धीरे धीरे महिलाएं भी निकली हैं, काम के लिए निकली हैं, बिजनेस सेटअप्स किए हैं, हम्म प्रोफेशनल्स बनी हैं। तो उसी प्रकार पॉलिटिकल सिनेरियो भी जैसे दूसरे प्रोफेशंस थे, ऐसे हम्म। अच्छा नहीं समझा जाता था। पॉलिटिकल प्रोफेशंस में भी महिलाओं को लगता था, डरती थी उसमें जाने से। आज लेकिन मैं आज बीजेपी ने महिलाओं को एक अच्छा इन्वायरमेंट हम्म दिया है पॉलिटिकल सिस्टम में काम करने के लिए। तो महिलाएं निकल कर आ रही हैं, काम कर रही हैं पार्टी में। तो नेचुरली उनका भविष्य बहुत अच्छा राजनीति में होने इस वाला है। चीज़ के लिए मैं आपके लिए बोलना चाहूँगी, जैसे आपने अभी बोला, अगर आप जैसे लीडर्स आगे आएंगे जी जो अपनी बेटियों को, अपनी वाइफ को जी इक्वली सपोर्ट जी देते हैं, जी उनकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, जी तो क्यों नहीं कोई भी महिला, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, मैं इसमें जी बीजेपी का भी नाम नहीं लेना चाहूँगी, कोई जी भी, अगर सारे लीडर्स ऐसे बन जाएंगे तो ऑब्वियस है पॉलिटिकल पार्टीज में लोग एंटर करने से डरेंगे नहीं। जी जी कहीं ना कहीं सर मुझे लगता है, मैं आपसे मिली, आपसे बातें की, आपकी फैमिली के बारे में भी जाना, हमारे बॉलीवुड फिल्मों ने भी पॉलिटिकल लीडर्स की इमेज बहुत डाउन कर ऐसे दिया है। हाँ। नहीं, वो ऐसा जैसा फिल्मों में होता है हाँ पॉलिटिकल लीडर, हम्म ऐसा नेचुरल लाइफ में ऐसा नहीं होता। वो भी एक इंसान ही है। हम्म बस ये है कि पब्लिक ही देती है उनको पावर। देखो, हम्म, अपना जो पॉलिटिकल सिस्टम है, इतना अच्छा सिस्टम है हाँ कि जी। एक आदमी को पावर देती है और वो फिर उसकी सेवा के लिए काम करते हैं। और ऐसा नहीं कि वो परमानेंट हो हम्म, गया, वो तो 5 साल के लिए बना है। 5 साल के बाद फिर पब्लिक के हाथ में आता हाँ है। जी। अगर वो चाहते हैं तो उसको आगे कंटिन्यू करते हैं, नहीं चाहते तो पावर ले लेते ले हैं। लेते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो पावर तो पब्लिक के हाथ में है, वो उस लीडर के हाथ में नहीं पर है। कहीं ना कहीं पब्लिक भी बंट जाती सर। एक चीज़ और है ना, मैं हरियाणा की बात नहीं यहाँ पे करूँगी, पूरे इंडिया की बात करूँगी। जी कहीं ना कहीं हमारे इंडिया में मुझे जो बहुत धक्का लगता है जिस चीज़ से, लोग अपनी वोट के राइट का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहते। हाँ, उसके लिए अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं मोदी जी। अब मैं खुद जैसे भी अवेयरनेस कैंप्स चलाती हूँ वन सर इसके नेशन लिए। वन इलेक्शन की बात कर रहे हम्म हैं, लोगों में अवेयरनेस की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आपको सही वोट का, देखो, वोट का अधिकार हम्म। तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की भी एक वोट है, और एक आम अगर आम नीचे व्यक्ति आम के। आदमी रहता है उसकी भी एक ही वोट है, बराबर का राइट है। हम्म लेकिन उस वोट का इस्तेमाल कैसे करना है देश के निर्माण के लिए, प्रदेश के निर्माण के लिए, उस क्षेत्र के निर्माण के हम्म लिए, तो अच्छे व्यक्तित्व को वोट करनी पड़ेगी, जो हम्म ईमानदार है, जो काम करना चाहता है, जो पब्लिक की सेवा करना हम्म चाहता है। लेकिन क्या होता है, कई बार हम इस चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं कि वो जो कैंडिडेट है कितना पैसा खर्च कर रहा है, कैसा हम्म इन्वायरमेंट बना रहा है, इन चीज़ों से ही प्रभावित होकर हम वोट करते हैं। वो नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो हमारे
मेंटली हमारी बात है। हम अच्छे आदमी के लिए वोट नहीं करते, हम बात वोट करते हैं कि जीतने वाले आदमी को वोट करेंगे। हम कोई ये पहले तय हो जाता है ना। जो हम ये सोचना नहीं चाहते कि मैंने हारे हुए आदमी को वोट किया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कल को कि भाई ये जीता है, मैंने इसको वोट की थी। तो अच्छा। ऐसा सोच है सब में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। आप अच्छे व्यक्ति के लिए वोट करें, नेचुरली वो जीतेगा जब आप वोट करेंगे अच्छे आदमी को। आप अपना क्राइटेरिया तय कीजिए कैसा आपको लीडर वहाँ पे चाहिए, इस प्रकार से वोट करनी पड़ेगी। अवेयरनेस हो भी रही है, आने वाले समय में विद एजुकेशन भी अवेयरनेस आ रही है, तो धीरे धीरे ये चेंज होता बढ़ेगी, जाएगा सिनेरियो चेंज होगा, सर। अच्छे लोग आगे आएंगे। अब आगे बात आती है सर हमारी बांग्लादेश में जो खो रहा है हिंदुओं पे, जो इस्कॉन के मंदिर्स पे, जो मंदिर्स को तोड़ा जा रहा है, जो औरतों के साथ बिहेव हो रहा है, उसके लिए आप क्या बोलना चाहोगे यहाँ पे? देखिए ये जो सोच है, एक जो मैं पर्सनली ये सोचता हूँ, एक सोच है कि दूसरे जो लोग दूसरी किसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं उनको मैं अपनी लाइन में लेके आके खड़ा करूँ, ये लड़ाई इस बात की है। ओ मतलब आप जैसे हिंदू धर्म में हम कहते हैं कि किसी भी माध्यम से जाओ और अल्टीमेट आपको परमपिता परमात्मा से मिलना है और लास्ट वहाँ पे एंड द एंड ऑफ पहुँचना द है। डे वही चीज़ है। तो कोई किसी भी धर्म के रास्ते से फॉलो करता है, अच्छे कर्म करने चाहिए। हर धर्म ये सिखाता है कि आप अच्छे कर्म करो। आप जिस सोसाइटी में रहते हो लोगों की भलाई के लिए काम करो, लोगों के लिए अच्छे के लिए काम करो। लेकिन जब मैं इस बात पे आ जाता हूँ कि भी नहीं मेरा ही रास्ता अच्छा है और तुम मेरे रास्ते से ही चलो, तो संघर्ष पैदा होता है। तो वही स्थिति बांग्लादेश में भी है कि एक समुदाय ये कह रहा है कि हमारा ही रास्ता अच्छा है, हम ही रहेंगे, दूसरा रहेगा नहीं। और ये कोई बांग्लादेश की बात नहीं, ये वर्ल्ड वाइड हाँ खतरा ये मंडरा रहा है। और कुछ लोग जागरूक रहे हैं इस बात को लेके, लेकिन कुछ लोग नहीं जाग रहे, वो वक्त आने पे जाग जाएंगे। लेकिन हर चीज़ का एक ना एक दिन समय आता है और ये अच्छा नहीं हो रहा। सर जैसे आपने बात कही कि एक सोच है ना, जो उनको लगता है कि इस सोच के पीछे सारे चल रहे हैं ना, ये चीज़ है। पर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, जहाँ तक मेरी सोच है, हिंदू एकता में कहीं ना कहीं कमी है सर। क्या मुझे महसूस होता है कि आप लोगों को भी महसूस होती है ये चीज़? देखिए बहुत अवेयरनेस इन दिनों में हिंदू कम्युनिटी में भी आई है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन बहुत प्राचीन हिंदू धर्म बहुत प्राचीन है। और हिंदू धर्म में जो उसकी शिक्षाएं हैं, जैसे हम कहते हैं हम प्रार्थना करते हैं तो सारे संसार का भला मानते हैं। और हम ऐसा भी है कि किसी जीव की हत्या ना हो, इन चीज़ों में बिलीव करते हैं। तो नेचुरली इतना लंबा समय के बाद आपका इतना पुराना जो धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो गया, तो उसमें कुछ ना कुछ वो ओरिजिनलिटी नहीं रहती, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस विकार आते हैं। और समय आने पर बहुत सारे इसमें सुधारक भी आए जिन्होंने उसमें सुधार का काम किया। तो कुछ उस कारण से लगता है कई बार, लेकिन अब बहुत जागरूकता आई है क्योंकि विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस ने, विभिन्न संगठनों ने जागरूकता फैलाने का काम किया। और जब से मोदी जी आए हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, तो लोगों को अवेयर हुआ है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी को इस बात से दूर कर दिया गया कि ये हिंदू मुस्लिम करती है, ये खिलाफ है मुसलमानों के। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो अब चलते तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने तीसरे हैं, कभी किसी धर्म के खिलाफ काम नहीं किया उन्होंने। हाँ, ये है कि इक्वल राइट सबको मिले, किसी को विशेष दर्जा ना मिले, किसी को हम वोट अपीजमेंट के लिए, किसी को भी तुम्हारा एक क्लस्टर ऑफ वोट आ जाएगा तो हम आपको स्पेशल बेनिफिट्स दे दें, ये वो नहीं काम होता। बंद किया गया है। सबके लिए, अगर कोई गरीब है, किसी भी जाति का है, उसको स्कीम का लाभ मिलेगा। सबके घर में शौचालय हो, सबके घर में पानी हो, सबके घर में राशन हो, इस प्रकार की व्यवस्था से भारतीय जनता ये तो पार्टी मैं भी खुद काम कर रही है। भी गवाह हूँ सर। मैं खुद भी एक एनजीओ चलाती हूँ जी और मैं विभिन्न विभिन्न हरियाणा के स्कूलों में जाती हूँ, गांव गांव में। पूरे आप बिलीव नहीं करोगे, पूरे स्कूल में एक या दो हिंदू बच्चे हैं जो कहते हैं ना कि बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की है। तो ये चीज़ तो मैं खुद झुठला सकती हूँ। जी बाकी सब बच्चे दूसरे धर्मों में ही से ही आते हैं।
जी जी पूरे पूरे स्कूल में सर 600 500 बच्चा है, तो वो 2 या 3 हिंदुओं के बच्चे हैं सरकारी स्कूलों में, जहाँ पे पूरी फैसिलिटी दी गई है, सीबीएसई हाँ बोर्ड नहीं, तक भी है। एजुकेशन हम कभी भी किसी को धर्म देखकर, कास्ट देखकर इस प्रकार से नहीं करते हैं। सबका अधिकार है जो एजुकेशन लेने का, वो सब धर्मों का अधिकार है, वो सबको लेना चाहिए और देते भी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में मान लो एक ही तरह का कानून सब पे लागू हो, एक ही तरह सबका अधिकार हो, इस प्रकार का पूरे देश को देखना चाहिए। जो आजकल कॉमन सिविल कोड की चर्चा चल रही है कि भी सब एक देश के नागरिक को एक प्रकार के कानून के हिसाब से चलना चाहिए। उसी के कारण वो 3 कानून भी अभी पास किए हैं। हाँ, वो भी क्योंकि महिलाओं के ऊपर ये 3 कानून उसके कारण नहीं किए। ये तो अंग्रेजों के समय के पुराने कानून। पुराने कानून थे। अंग्रेज इस देश के जो नागरिक थे, इस देश के नागरिकों को गुलाम समझते थे और वो उनके प्रशासन शासन के खिलाफ ना जाए, तो उस प्रकार के वो कानून बनाए गए थे। लेकिन अब देश आज़ाद है, देश आज़ाद है तो हम गुलाम तो नहीं हैं, नहीं। हम तो फ्री हैं, हमें अधिकार मिले हैं, हमें हमारे कुछ राइट्स मिले हैं। कुछ ड्यूटीज। तो उस प्रकार से ये कानून बनने चाहिए थे जो देश की आज़ादी के तुरंत बाद ही बन जाने चाहिए थे, उनमें बदलाव आना चाहिए था। बहुत सारे जैसे देशद्रोह का मामला है, इस प्रकार के कानूनों में बदल चाहिए थे, वो नहीं किए। लेकिन अब मोदी जी के नेतृत्व में अमित शाह जी की टीम ने बड़ी मेहनत करके उन पे काम किया है, जो धीरे धीरे चंडीगढ़ में भी, अब हरियाणा ने भी कहा है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद बहुत बड़ा बदलाव पूरे देश में आएगा। बहुत अच्छी बात है सर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो इंटरनेट है या फिर सोशल मीडिया है, इसने भी लोगों को अवेयर किया अलग जी अलग पार्टीज के लिए, है ना। जी जी तो लोग अब इंटरव्यू सुनते हैं या फिर लोग मोदी जी के काम देख सकते हैं बहुत इजीली। मोदी जी के क्यों, हर एक के बुरे और अच्छे सारे कर्म दिख जाते हैं आजकल जी सोशल मीडिया के ऊपर। हाँ नहीं, बहुत अच्छा आपने बताया। सोशल मीडिया की रीच जो है, हर व्यक्ति तक रीच पहुंची है और बहुत अच्छे तरीके से हम उन चीज़ों को पहुंचा पाते हैं लोगों तक। लेकिन हर चीज़ जैसे दो धारी तलवार भी मैं मानता हूँ सोशल मीडिया को। कई बार मैं अपने साथियों के साथ बात करता हूँ कि ये बहुत अच्छा भी है, आप कोई काम करते हैं, जैसे आपने चैनल के माध्यम से मुझे देखा तो मेरे काम को देखा, तो उस प्रकार से आप अपने काम को लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो आप काम कर रहे हैं। लेकिन इसमें ऐसा भी रहता है कि आज एआई के युग में उसको हाँ बहुत। चेंज कर करके जो लोग बहुत इन्फॉर्मेशन गलत है। डालते हैं, तो मुझे सब साथियों से, सब लोगों से ये मेरा निवेदन है कि उस पर बिलीव करने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी हमें चेक करनी चाहिए, उसकी ओरिजिनलिटी चेक करनी चाहिए, फिर उस इन्फॉर्मेशन पे बिलीव करना चाहिए। क्योंकि 1 मिनट में ही कई बार कई जगह पे प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, कई टाउन्स में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, सिर्फ झूठी खबर से ही हो जाती हैं और लोग बिलीव करने लगते हैं उस पर जो चीज़ आती है। तो उस तरह का मटेरियल डालने से भी अवॉइड करना चाहिए और लोगों को भी उसकी पहले जांच करनी चाहिए कि वो मटेरियल जो है वो ठीक चैनल से आ रहा है या ऐसे ही किसी चैनल के रूमर्स हैं। तो ये लोगों को भी इसमें एजुकेट होना पड़ेगा। बहुत हाँ ज़रूरी है जी सर। जी सर जब हम अब आते हैं कि हरियाणा के ऊपर आते हैं, नैब सैनी जी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, तो अब आपको क्या लगता है कि हमारा हरियाणा 5 साल में कितना विकास कर लेगा? देखिए, 10 साल में हमने बहुत, इसमें सबसे पहला हमारा उद्देश्य था जो यहाँ पे करप्शन थी उसको कम करने के लिए हमने काम करना स्टार्ट किया। इसमें सबसे बड़ा माध्यम हमने, चाहे वो सेंटर की गवर्नमेंट हो या स्टेट की गवर्नमेंट हो, हमने डिजिटलाइजेशन की तरफ ध्यान दिया, पारदर्शिता की तरफ ध्यान दिया, जो लोग देख सकें कि मेरी फाइल कैसे मूव कर रही है, मेरा काम कैसे मूव कर रहा है और दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़े, ऑनलाइन ही चीज़ें उपलब्ध हों सबको। तो वो सब काम हम सब लोगों ने किए हैं। अभी भी बहुत सारी जगह पे ऐसे काम करने बाकी हैं, लोगों के जीवन में सरलता आए, आराम, सरकार उनके लिए बाधक ना बने, सरकार उनके लिए
फ्रेंडली बने, सरकार उनकी जीवन में अच्छा कर पाए, इस प्रकार के काम पहले किए हैं। और नैब जी के भी नेतृत्व में उनका जो व्यवहार है, उनकी जो बहुत अच्छे। पर्सनैलिटी है, जो उनका हंसमुख चेहरा है, लोगों से मिलने का स्वभाव है, लोगों के जीवन में कैसे वो कर पाएं, अच्छा कर पाएं, इस प्रकार की उनकी सोच है। बड़े साधारण परिवार से उठ के मुख्यमंत्री बने हैं वो। उनको ज़रूरतों का पता है कि एक गरीब परिवार की ज़रूरत क्या है, एक साधारण परिवार की ज़रूरत क्या है। तो उस प्रकार से काम उनके नेतृत्व में ये सरकार करेगी हरियाणा की, और नेचुरली हम हरियाणा को और आगे ले और जाएंगे। आगे सिर्फ मुझे जानना है इस पॉडकास्ट के थ्रू, मुझे नहीं, पूरे पंचकुला को जानना है, पूरे पंचकुला जिले को जानना है जी कि हमारे पंचकुला का बीजेपी के नेतृत्व में कितना विकास होगा आने वाले टाइम में, आने वाले देखिए, 5 साल में। 10 साल की सरकार में भी अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में पंचकुला में बात करेंगे तो यहाँ पंचकुला की विधानसभा की बात करें, ज्ञानचंद गुप्ता जी के जब तक 10 साल वो विधायक रहे, स्पीकर रहे, लगभग 5,000 करोड़ के काम उन्होंने यहाँ पे करवाए। चाहे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की बात करें, निफ्ट हमारे समय पे यहीं पे आया, मेडिकल, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अब आ रहा है, और आयुर्वेद का भी एम्स के मुकाबले का संस्थान यहाँ पर आ रहा है। अगर इसको आने वाले समय में हम एजुसिटी कहें कि एजुकेशन की हब बनेगा पंचकुला, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम दूर नहीं देखते कि ऐसे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हम पंचकुला में लेकर आ रहे हैं। तो पंचकुला की डेवलपमेंट हो रही है। डिस्ट्रिक्ट के नाते भी अगर हम देखें, कालका थोड़ा एरिया ऐसा है कि थोड़ा फैला हुआ एरिया है, उसमें पहाड़ी क्षेत्र भी आ जाता है, कुछ इस प्रकार का क्षेत्र भी हो जाता है। उसमें काम करने की हमें ज़्यादा ज़रूरत है। पब्लिक ने पहले भी लतिका शर्मा जी को यहाँ से जिताया था, फिर 5 साल हमारा एमएलए नहीं रहा, अब फिर पार्टी का एमएलए शक्ति रानी शर्मा जी को बनाया है। और जब से वो बनी है तब से लगातार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर कैसे चीज़ों को ठीक करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कों का मामला है, और पानी का मामला है, बिजली का मामला है, इन चीज़ों में कैसे हम सुधार करेंगे, उन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं। बेसिकली अगर मैं बोलना चाहूँ कि पंचकुला का विकास अब होना होएगा ही होएगा, क्योंकि सेंटर में भी बीजेपी है जी और हरियाणा में भी बीजेपी है। जी जी सर ये कहीं असर रहता है, लोग कहते हैं जो सेंटर में गवर्नमेंट होती है, जब प्रदेश में भी वही गवर्नमेंट होती है तो वो प्रदेश का विकास ज़्यादा हो जाता है, क्या ये सच है हाँ कहीं ना हाँ, कहीं? ये देखिए, एक गाड़ी है, उसके सभी टायर एक साइज के होंगे, नेचुरली वो अच्छी चलेगी। कोई टायर बड़ा छोटा होगा तो वो नहीं चलेगा। विचारधारा का हाँ, वही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं या सोच है, इससे पहले जो सरकारें चलती थी, वो सरकारें ये देखती थी किन लोगों ने हमें वोट दी है, किन लोग हमारे एमएलएज कहाँ पे हैं, मैं मुख्यमंत्री कहाँ से हूँ, उसी क्षेत्र का विकास होता था। और वो क्षेत्र इग्नोर किए जाते थे जिन क्षेत्रों से वो पार्टी हार जाती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल जी के नेतृत्व में 2014 में सरकार बनी, तो 90 की 90 विधानसभाओं में विकास हो, इस बात का ध्यान दिया गया कि किस प्रकार से सबका विकास, सबका हरियाणा में सबका विकास, सब पे विश्वास, इस प्रकार की बात से काम शुरू किया गया, और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। सबका काम करेंगे, हर जन जन का काम करेंगे। बहुत हाँ, अच्छी बात है। पंचकुला की थोड़ा सा मैं कहूँगा कि पंचकुला में पता नहीं जनता ने थोड़ा मार्जिन से हमारी ये सीट हाँ। गई है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ही वो सीट मिलती तो विकास थोड़ा और गति से तेज होता। हालांकि सरकार हमारी है, हम कोई कोर कसर छोड़ेंगे नहीं। ज्ञानचंद गुप्ता जी भी आज भी काम में बहुत लगे हुए एक्टिव है, हैं, हाँ। सब लोग, पार्टी के सब लोग काम में लगे हुए हैं कि किस प्रकार, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है सरकार के नाते कि इस जिले को, इस विधानसभा को हम देखें। लेकिन फिर भी एक जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जब उस क्षेत्र को उसी सरकार का मिल जाता है तो नेचुरल ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाती ज़्यादा हो है। जाती है। सर इस चीज़ के ऊपर मैं वैसे मेरा थॉट प्रोसेस ये रहता है कि जो वो क्षेत्र हार जाते हैं
जैसे सेंटर में या फिर जो क्षेत्र हार जाते हैं, मुझे लगता है उन पे ज़्यादा केयर करनी चाहिए। जैसे माँ एक नालायक बच्चे की केयर ज़्यादा करती है एक इंटेलिजेंट बच्चे से ज़्यादा। नहीं, बराबर का करते हैं हम, समान विकास की बात करते हैं। और जो हमारा पिछली बार भी आप देखेंगे, मनोहर लाल जी ने, चाहे वो एमएलएज कांग्रेस के थे, चाहे एमएलए जेजेपी के थे, चाहे आईएनएलडी के थे, सबके बराबर उनको विकास के लिए फंड दिए गए। और जो क्षेत्र अगर आप पॉलिटिकल पार्टी की तरह मानते हैं, जो हमारा लीडर चुनाव लड़ता है उसको हम 5 साल के लिए लीडर मानते हैं, और वो उस क्षेत्र में वो विधायक की तरह ही काम करता है। जी। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो बीजेपी बहुत विकास के काम कर रही जी। है ना सर। बीइंग अ जिला अध्यक्ष, आपकी जर्नी कितनी टफ रही है जिला अध्यक्ष तक पहुंचने की? देखिए, टफ तो हर चीज़, जब भी कोई आदमी राइज करता है तो उसकी कोई बहुत स्मूथनेस से राइज नहीं करता। हम भी जिस तरह से पार्टी का काम करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो उसमें बहुत सारी अड़चनें भी आती हैं। कई बार आपको पार्टी में भी आपको समझा नहीं जाता, और आपके साथ अन्याय भी कई बार हो जाता है। और कई बार आपको पार्टी जितनी आपको तरहीज़ नहीं देनी होती उससे भी ज़्यादा दे देती है, क्योंकि पार्टी भी एक ह्यूमन बीइंग से ही बनी हुई है, इंसानों से ही बनी हुई है। तो उसमें जो इंसान नेतृत्व कर रहा होता है उसकी सोच क्या है, कैसी है, वो डिपेंड करती है। लेकिन पार्टी ने हमेशा मुझे पूरा सहयोग दिया, मुझे आगे बढ़ाने का काम किया। आज अगर समाज में मेरा कुछ नाम है, कुछ मुझे लोग जानते हैं, या आज मैं आपके सामने बैठा हूँ, तो इसमें मेरी पार्टी का बहुत बड़ा रोल है कि उसने मुझे यहाँ तक आने का, मुझे बढ़ाने का मौका दिया है। बहुत अच्छा लगा सर। बहुत सारे विषयों पे आज हमने बात की, मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत सारी चीज़ें जानने का मौका मिला। मोदी जी के बारे में हमने बात की है ना, जेपी जी। नड्डा जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, जी। नैब सैनी जी के बारे में। जी। बहुत सारे नेताओं को मिलते हो, आपका फेवरेट नेता कौन है? देखिए, आज के समय में तो सबका फेवरेट नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। सबसे आज ज़्यादा तो सबसे फेवरेट सबके ही नरेंद्र नेता, और मोदी। मेरे भी नरेंद्र मोदी जी नेता हैं। और मैं उनके लाइफस्टाइल से, उनके डेडिकेशन से, उनके हार्ड वर्क से, और जिस तरह से वो फ्रंट से लीड करते हैं, उस प्रकार के उनकी लीडरशिप से मैं बहुत प्रभावित हूँ। उनके कुछ कुछ लेस मात्र भी मैं उनकी चीज़ों को फॉलो कर सका तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य होगा। उस तरह से मैं लोगों के लिए कुछ कर पाया, क्योंकि जब से वो बने हैं तब से उन्होंने जनता के जीवन में बहुत बड़े बदलाव, इस देश में बड़े बड़े बदलाव करने का काम उन्होंने किया है। हम भी कुछ कर पाए ऐसा सपना हम भी सजोते हैं कि उनके जिस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी है उसका कुछ रूप हम भी ले लें, तो ऐसे उनको हम फॉलो करते हैं। बहुत अच्छा सर। मैं चाहूँगी ये पॉडकास्ट मोदी जी तक ज़रूर पहुँचे, वो भी जाने कि उनको हम सब कितना प्यार करते हैं, है ना। जी। तो जी। उनको मतलब एक छोटा, मैं अपनी बिटिया की बात भी आपको बता रही थी कि उसका एक ड्रीम जॉब है कि वो मोदी जी उनको से मिले, मिले। है ना। मैं पूछती भी हूँ कई बार कि क्या बात करनी है, वो नहीं मुझे पता बस एक और मिलना है। मिलने का ही हाँ, होता एक और है, मिलना मिलना है ही बस, होता है है ना। बात। तो कहीं ना कहीं वो मुझे लगता है बच्चे बच्चे में समाये हुए हैं हमारे। वो देखो, मुझे मैं लगता तो है इस तभी चीज़ सबसे के ज़्यादा फेमस इस लीडर चीज़ बने हैं। में बिलीव करता हूँ, अगर कहीं ना कहीं तय होगा उसका मिलना तो कहीं ना कहीं उसकी मुलाकात जरूर जरूर होगी। मोदी जी हाँ, से हो जरूर जाएगी। होगी जी। सर अब बात करते हैं हम रूरल और अर्बन एरिया के बारे में। जहाँ तक मेरी नॉलेज है, अब मैंने आपको बताया मैंने एनजीओ भी चलाती हूँ, तो मैं जाती हूँ तो छोटे छोटे बच्चों को भी मोदी जी को पता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं जो नरेंद्र मोदी जी हैं। जी। पर 2014 से पहले जब तक मोदी जी नहीं बने थे, तब तक लोग बिल्कुल अवेयर भी नहीं होते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन है। मतलब इसका कारण क्या मानते हो आप?
देखिए मोदी जी का जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है, उनकी पॉपुलैरिटी बहुत इस बात से हुई है। और दूसरा, जो पहले डेवलपमेंट का मॉडल था, वो डेवलपमेंट के मॉडल में शहर की ही डेवलपमेंट देखी जाती थी, गांव की डेवलपमेंट के ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं किया। लेकिन जब से मोदी जी बने, देखिए कुछ आज़ादी के इतने साल बाद भी, मान लो गांव की महिलाएं जो हैं, जब अब हम कई बार महिलाओं की बात करते हैं, उनकी पीड़ा की बात करते हैं, सोच के लिए इतनी दूर उनको खेतों में जाना पड़ता था। और दिन में अगर कोई दिक्कत हो गई है तो वो कैसे वहाँ तक पहुँच पाएंगी, और शर्म भी मानी जाती थी गांव में। तो बड़ी समस्या से जूझते थे। लेकिन हर गांव में, हर घर में शौचालय बने, इस प्रकार का अगर किसी ने फैसला लिया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और अगर हम बात करें व्यवस्थाओं की, कि बहुत सारी ढानियां ऐसी थी जहां तक आज तक बिजली ही नहीं पहुंची थी। जो बेसिक हम मानते हैं कि बिजली, पानी, रहना, वो व्यवस्था भी बहुत सारे गांव में थी नहीं, उसको भेजने का काम किया। अगर हम इंटरनेट की व्यवस्था की बात करें, वो गांव तक पहुंचे, वो मोदी जी ने काम किया। मान लो गांव को एक बहुत बड़ा पार्ट समझा मोदी जी ने, कि वो भी तरक्की करें, वो भी, उनकी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सड़कों से उनको जोड़ने का काम किया। ये सब काम किए जिसके कारण आज गांव के लोग भी मोदी जी के नाम को अवेयर हैं। और इसमें सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और वर्किंग पे भी है, अगर आप कुछ काम करोगे तभी लोग देखेंगे। आज मोदी जी विदेश में जाते हैं तो लोग देखते हैं कि भी वो आज विदेश में गए हैं, वहाँ पे गए हैं, वहाँ की पब्लिक देखती है, बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, क्या वो कर रहे हैं, क्या वो देश के लिए कर रहे हैं, ये सारी बातें लोग जानते हैं। पहले इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं थी। अवेयरनेस क्या, लोग जाते भी नहीं थे, लोग जाते थे तो मिलके अपना छुट्टी मना के आ जाते थे। लेकिन आज एक कैसे काम किया जा सकता है, कैसे अपने देश को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। और कोई इस प्रकार से भी नहीं जैसे लोग कहा करते थे कि भी भारत का कोई रिप्रेजेंटेटिव आया है, भाई वो कटोरा लेके आया है, कुछ मांगने के लिए आया है। आज हमारे देश का रिप्रेजेंटेटिव ऐसे नहीं माना जाता। आज हमारे रिप्रेजेंटेटिव को रेड कारपेट मिलता है, मान सम्मान मिलता है। बहुत बड़ा बदलाव इस सोच में आया है। चाहे हम बात करें सेनाओं की, आज हमारे जो सेनाएं हैं उनका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस है कि जिसको पहले परमिशन लेनी पड़ती थी, आज वो अगर उधर से एक गोली आती है तो 10 गोलियां वापस भेजता है। आज बॉर्डर पे भी हम सुरक्षित हैं, आज हम देश के अंदर भी सुरक्षित हैं। और इस प्रकार का बदलाव पूरे देश में आया है, कॉन्फिडेंस में आया है। और आज दूसरे देशों को भी पता है कि अगर हम इनके देश में डिस्टर्बेंस करेंगे तो वो अंदर घर के आके घुस के मारेंगे। ऐसा ऑरा, ऐसी ये पर्सनैलिटी बात मैं एस्टेब्लिश की है। बिल्कुल जायज़ मानती हूँ कि अब भारत इमोशनल भारत ना होकर प्रैक्टिकल भारत बन गया है। बिल्कुल। चाहे वो युद्ध में ना इन्वॉल्व होने का डिसीजन हो, चाहे अगर हमारे पे कोई हमला करता है उसके घर में घुस के मारने की बात हो, मतलब ये चीज़ें तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं हम भारतीयों को इमोशनल माना जाता है, कि हम इमोशनली बेवकूफ़ माना जाता था, पर अब हम प्रैक्टिकल भी हैं। जैसे एक हमारे अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि अब सोने की चिड़िया नहीं, हम सोने का शेर बनाएंगे आप भारत को। तो ऐसी पर्सनैलिटी भी होनी चाहिए। देखिए कई बार क्या होता है कि आपकी जो शराफत है, उस शराफत को आपकी कमजोरी मान लिया जाता है। आप अगर मजबूत हो, मजबूत होने के बाद आप शराफत दिखाते हो, तो आपकी शराफत को शराफत माना जाता है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आपको कोई भी थप्पड़ मार के चला जाए। आपकी पर्सनैलिटी ये होनी चाहिए कि आप उसमें दम है कि आपको थप्पड़ ना मार सके, लेकिन फिर भी आप शरीफ हो,
तो आपकी शराफत को माना जाता है। ओह वाह, बहुत जी अच्छी बात है। जी सर अब ना थोड़ी सी बात करते हैं हम अध्यात्म की। जी जहाँ तक बीजेपी को माना जाता है ना कहीं माना जाता है कि बीजेपी का हर वर्कर से लेके उच्च मंत्री तक, मुख्यमंत्री तक, हमारे प्रधानमंत्री तक, वो सब कहीं ना कहीं अध्यात्म से जुड़े हुए हैं सारे। जी। कितना सच है सर ये? देखिए, जो भारत के रूट्स हैं, जो भारत की संस्कृति है, वो अध्यात्म से जुड़ी हुई है। तो जब जो बीजेपी का कैडर है वो भी भारत को अपनी माँ समझता है, तो जब भारत की संस्कृति की बात करते हैं तो वो नेचुरल आ जाता है उसमें कि वो अध्यात्म से जुड़ जाता है। तो उस प्रकार से सब लोग कहीं ना कहीं इस समाज में साधु संतों को मान सम्मान मिले। कहीं ना कहीं जो योग है, जो हमारी पुरानी परंपरा थी, जो अब जिसके माध्यम से हम मन को, मस्तिष्क को, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रख सकते हैं, उस चीज़ का भी योगदान रहता है, उसको भी बढ़ाने का काम किया है। तो इस प्रकार से अध्यात्म एक जीने का तरीका है जिसके कारण आप एक अच्छा जीवन जी सकते हो, तो उसको जीवन में ढाला हुआ है। जी। सर आप एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगी, आप आध्यात्मिक के लिए क्या करते हो? देखिए, हर एक आदमी का अपना तरीका होता है। एक तो साधु संत समाज सबको सम्मान देना मेरा काम है। मंदिर में जाता हूँ हर रोज़, मैं मंदिर शिवालय पर मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ। हर सोमवार मैं स्केतड़ी में दर्शन करने जाता हूँ। हर साल मैं एक तय करता हूँ कहीं ना कहीं यात्रा करके आता हूँ। जैसे मैं लगातार 14 वर्ष में अमरनाथ जी की यात्रा की, कैलाश मानसरोवर यात्रा की मैंने, श्रीखंड, कैलाश और बहुत मणि कैसा फील महेश, होता है वहां और जाके? जहाँ पे अभी मोदी जी जाके आए आदि कैलाश में, जहाँ ओम पर्वत पर, जहाँ पर अब मोदी जी ने जाने का बनाया है रास्ता आदि कैलाश के लिए, 10 साल पहले मैं वहाँ जाके आया। तो बड़ा अच्छा लगता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब हम ट्रैक करते हैं। ट्रैकिंग एक शौक भी है, लेकिन ट्रैकिंग जब हम रिलीजियस उसके ऊपर करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ भी इसी की तरह उतार चढ़ाव है। आप अगर चलते रहते हैं लाइफ में तो अचीव करते हैं। आप नहीं ये सोचते कि कितना बड़ा आपको कितनी दूर जाना है। आप छोटे छोटे कदमों से आप बढ़ते रहते हैं तो आप बड़ी से बड़ी मंजिल को प्राप्त करते हैं। और जैसे दिन है, दिन के बाद रात है, इसी प्रकार जब आप ऊपर पहाड़ के ऊपर चढ़ के यात्रा को संपूर्ण करते हैं, जो खुशी आपको मिलती है, जो आपको अच्छा लगता है, तो इसी प्रकार जब आप दुख से निकल के सुख में जाते हैं तो आपको बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा लगता है। तो लगता इन है। सब चीज़ों को हम बहुत कुछ सीखने का मिलता है। बड़ा सबसे बड़ी बात है, वहाँ आपको अच्छे अच्छे लोग मिलते हैं जो जिनके जो आप कई बार आप जानते हैं तो आपको पता लगता है अभी भी आपको बहुत कुछ जानना बाकी है। बाकी है। आदमी की पूरी लाइफ निकल जाती है, वो सीखता ही रहता है। कहते हैं सर, ये बात बिल्कुल जायज़ मैं भी मानती हूँ कि मैं जब जब नए पॉडकास्ट करती हूँ हर इंसान से मैं कुछ ना कुछ ग्रैब कर लेती हूँ। हर बार जो भी नया शख्स इस चेयर पे बैठता है, नया इंसान मेरे सामने आता है, वो मुझे भी बहुत सारी मास्टरी सिखा के आता है जीवन की अलग अलग पड़ावों के बारे में। हाँ, जब आप किसी से भी बात करते हैं तो हर एक के अलग जीवन अलग से कुछ ना एक्सपीरियंस है। कुछ एक्सपीरियंस से आपको सीखने को मिलता है। बड़ा अच्छा बहुत। आपका ये चैनल है, बात करने का आपका लहजा है, आपसे लोग खुल के बात कर सकते हैं, आपसे बैठ के बात कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर बहुत अच्छा लगा आज मुझे आपसे इतना कुछ जानने को मिला। मतलब बीजेपी को तो मुझे लगता है भारत में बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, जी जी पर मोदी जी के बारे में जानने को मिला मुझे, जेपी नड्डा जी के बारे में, अमित शाह जी के बारे में, आपके बारे में। सबसे बड़ी जी बात जी है ना, सबसे अच्छी चीज़ मुझे इन सारे सिनेरियो में ये लगी कि आप पॉलिटिकली लीडर कर रहे हो, है ना, लीड कर रहे हो अपनी पार्टी को, वो एक अलग चीज़ है। पर साथ में आप अपनी फैमिली को इमोशनली या फिर प्यार करना, या फिर उनके लिए जो भी आपके बच्चे करना चाहते हैं उनके लिए रोकथाम नहीं करते हो, उनको प्यार भी करते हो, उनके लिए टाइम भी निकालते हो। वो चीज़ सबसे अच्छी लगी। कभी भी हमने घर में ये नहीं कहा कि कोई किसी के लिए तय नहीं किया कि वो क्या बनेगा या क्या करेगा।
हाँ ये है ज़रूर कि जो उसके मन में है उसको हम बेटर वे में कैसे कर सकते कैसे हैं, कर उसको सकते अच्छा हम फैसिलिटी क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हाँ, उसका वो प्रयास ज़रूरी है करते सर, हैं। वो ज़रूरी भी है। नहीं, बहुत अच्छा सर, एज़ अ फ़ादर मुझे आप बहुत अच्छे लगे, एज़ अ चाचू आप बेस्ट लगे, जी एज़ अ हस्बैंड मतलब आपने बाल शेव कर लिए अपनी वाइफ़ को उस दुःख से निकालने के लिए, इमोशनली उसको ये स्ट्रॉन्ग आपकी बनाने के लिए। नज़र है, आपकी सोच है, आप खुद अच्छे हैं तो दूसरे आपको सर अच्छे आप दिखते जैसे हैं। नहीं, आप जी जैसे जी अगर लीडर सोसाइटी में आएंगे, आगे बढ़कर हमारे समाज को चलाएंगे, तो बहुत अच्छी सोसाइटी बनेगी सर। जनता पार्टी अगर चाहेगी मुझे हम्म, मौका देगी तो मैं जरूर ज़रूर देगी। काम अगर ये पॉडकास्ट बाई चांस, पता नहीं चलता कभी भी लाइफ में मोदी जी कहाँ पहुँच देखें, जाए। जी तो जी अमित शाह जी देखें, तो मैं उनको बेनती करना चाहूँगी, जैसे आप हो वैसे लोगों को वो ढूंढ ढूंढ के लेकर आई, जो खुद अपनी फैमिली वैल्यू जानते हैं, जो बच्चों की कदर करते हैं, अपनी वाइफ की कदर करते हैं, अपनी परिवार की कदर करते हैं, वही समाज की कदर कर पाएंगे। जी वो इंसान कभी भी कदर कर ही नहीं पाएगा जो अपनी बेटियों की कदर नहीं करता। जी तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और आपका आपने, पॉडकास्ट के लिए आपको बेस्ट विशेस। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अपनी ऑडियंस को बताना चाहूँगी, आज हमने बात की दीपक शर्मा जी से, जो कि एक पॉलिटिकल लीडर भी हैं, और सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगी कि वो इमोशनल फादर, इमोशनल हस्बैंड, बहुत सारा मतलब वो सोसाइटी और समाज के लिए वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने परिवार को बहुत अच्छे से रखता है। आज इस पॉडकास्ट में मुझे बहुत बहुत अच्छी चीज़ें जानने का मौका मिला। सबसे अच्छी चीज़ तो मुझे ये लगी कि हम पॉलिटिकल लीडर्स को सिर्फ हार्ड वे से देखते हैं, पर ये हार्ड नहीं है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी वाइफ की बीमारी में अपने बाल तक मतलब शेव कर डाले थे, ताकि वो इमोशनली उनके साथ बैलेंस कर पाएँ, जा उनको प्यार जताया, या फिर उन्हें इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बोला, या फिर अपनी बेटी को मॉडलिंग के लिए यस करना। एक पॉलिटिकल लीडर के लिए मुझे लगता है टफ जॉब थी, खासकर इंडियन फैमिलीज़ में। तब भी उनकी बेटी टीनेजर मिस इंडिया बनी, और फिर उन्होंने अपनी फैमिली में अपने भाई की बेटी को पाल पोस कर उनकी शादी की, उनके उनके लिए बहुत अच्छे से एज अ फादर का रोल निभाया। तो अगर ऐसे लीडर्स होंगे, ऐसे मास्टर्स होंगे, तो हमारा समाज, हमारा हमारा इंडिया, हमारा पंचकुला, हमारा हरियाणा तरक्की ज़रूर करेगा। और मैं अपने बीजेपी के नेताओं को, जो भी ये पॉडकास्ट देखें, उनको बेनती करना चाहूँगी कि दीपक जी की तरह ही आप प्लीज़ ऐसे ही हमारे लीडर्स लेकर आओ, ताकि जो हमारे देश का, हमारे समाज का विकास हो सके। और आप पॉडकास्ट विद शालू को देखना बिल्कुल मत भूलिए, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पॉडकास्ट विद शालू में आपको एक ऐसी ऐसी स्टोरीज मिलती हैं जो कि बनाती हैं आपको आपकी लाइफ का मास्टर। अगर आप भी बनना चाहते हो आपके जीवन का मास्टर, तो पॉडकास्ट विद शालू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।